गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कल हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था विद्युत शक्ति। तो आज हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो शीतलन की प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, ताप को कम कर रहे हो और दिया हुआ क्या है, चालक दिया हुआ है। तो याद करो, मैंने आपको जब चालक पढ़ाए थे कि चालक पर प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ताप बढ़ेगा। तो वहां पे मैंने बताया था, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आर का मान भी बढ़ेगा और रो का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ताप को आपको कम करना है। तो बताओ, जब आप ताप को कम करोगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध भी घटेगा और प्रतिरोधकता भी क्या होगी, कम होगी। तो मुझे बताओ, ये कह रहा है कि धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपने ताप को कम किया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। अब आप आई का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, V/R। तो बताओ, जब R का मान कम हो रहा है, ताप कम करने पर R क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब R घटेगा तो I का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें बोला क्या है कि आपको ताप को कम करना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे चालक दिया हुआ है, अर्धचालक दिया हुआ है या कुचालक दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे आपको चालक दिया था, तो आपको पता है चालकों का ताप कम करने पर प्रतिरोध कम होता है तथा प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। तो I बराबर V/R से अगर R कम हो रहा है तो I क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में आपको I और V के मध्य एक ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है कि बताइए T1 और T2 में कैसा संबंध होगा, अर्थात T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा या दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ग्राफ देखो किसके बीच दिया हुआ है, I और V के बीच। तो अगर मैं आपको स्लोप पूछूं तो स्लोप का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है, tan थीटा, यही होता है। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y/x। तो बताओ, यहाँ y पे कौन है, I, और x पे कौन है, v। तो I/v, और I/v क्या होता है, 1/r। तो देखिए, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है। θ1 बड़ा है, तो अगर मैं tan θ1 बोलूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/r1। और अगर मैं tan θ2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/r2। यहाँ देखो बड़ा कौन है, यहाँ देखो ध्यान, पता चल रहा है θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, θ1 बड़ा है। तो क्या है कि θ1 ग्रेटर देन है क्या है, θ2। तो अब देखो, थीटा क्या है, प्रतिरोध की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो R2 किससे बड़ा होना चाहिए, R1 से होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो थीटा और प्रतिरोध में कैसा संबंध है, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जब θ1 बड़ा होगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा। और अगर R2 बड़ा है R1 से, और ये आपको बोला गया है कि ये किसके लिए है, चालकों के लिए। तो आपको पता है चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, T2 ग्रेटर देन T1। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो आपका T2 है वो किससे बड़ा होगा, T1 से। कैसे पता चला कि पहले आपने स्लोप निकालनी, स्लोप का फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा y/x। y एक्सिस पे कौन है, I, x एक्सिस पे कौन है, v। तो I/v क्या होता है, 1/r। यानी थीटा क्या है, प्रतिरोध की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि θ1 बड़ा है θ2 से, तो थीटा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब R2 किससे बड़ा हो गया, R1 से। तो सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो T2 क्या आ गया, ग्रेटर देन T1। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है और उसके क्रम बताए हुए हैं। जैसे ये कोई एक कार्बन प्रतिरोध है और उसके अलग अलग कलर बताए हुए हैं आपको। पहला कलर है ब्लू यानी नीला, दूसरा कलर है पीला, पीला यानी येलो, तीसरा कलर है लाल, लाल यानी रेड, और चौथा कलर है सिल्वर। तो ये आपको चार कलर दिए हुए हैं, पूछा आर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको आर का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि AB इंटू 10⁻C ओम प्लस माइनस D परसेंटेज, यही पढ़ाया था। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, A और B तो ये अंक को बताते हैं, और जो ये C है वो गुणन को बताता है, और D किसको बताता है, सहायता प्रतिशत को। तो अगर आपको वो टेबल याद हो तो फॉर्मूला क्या था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन
वेरी गुड वर्कर। तो अब इसमें देखिए पहला कलर कौन सा है, ए यहां पे कौन सा कलर है, ब्लू। तो मैंने क्या कहा था कि जो पहला कलर है वो क्या होगा, ब्लैक, ब्राउन, और ये कौन सा कलर है, ब्लू। तो देखो ब्लू कितने नंबर पर आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो ब्लू का कौन सा कलर, मतलब नंबर कितना हो गया, 6। वो टेबल आपको याद होगी, तो उस टेबल में ब्लू है वो 6 नंबर पर आ रहा है, तो मैंने 6 लिख दिया। उसके बाद देखो बी पे कौन सा कलर है, येलो। तो येलो देखो 0 1 2 3 4, किस पे आ रहा है, 4 पे। तो मैंने क्या कहा था, आप 6 इंटू 4 नहीं करोगे, 6 और 4 लिखोगे, इंटू 10 की पावर। अब देखो नेक्स्ट कलर क्या है, रेड। तो बीबी रोय में आर जो है वो रेड को बताता है। तो 0 1 2, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 ओम, प्लस माइनस। देखो नेक्स्ट कलर क्या है, सिल्वर। तो मैंने क्या बताया था कि गोल्ड के लिए तो सहायता प्रतिशत होता है +-5%, सिल्वर के लिए होता है 10, और जो कलरलेस होता है उसके लिए कितना होता है, उसके लिए होता है 20। तो क्या आ जाएगा, देखो कौन सा कलर है, सिल्वर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10%। तो ये आर का फॉर्मूला आ जाएगा कि 6 4 इंटू 10 की पावर 2 ओम +-10%। तो आपको ये टेबल याद रखनी है और ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। स्टार्टिंग आप ब्लैक से करोगे, 0 से करोगे, और वहां 10 की पावर 0 से स्टार्टिंग करोगे। सहायता प्रतिशत तीनों का मैंने बता दिया है, गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और कलरलेस का क्या हो गया, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है किस किस के मध्य, V और I के मध्य, और पूछा है कि प्रतिरोध का मान बताइए। क्या है, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है V और I के मध्य, और पूछा क्या है कि प्रतिरोध की वैल्यू बताइए। तो देखिए यहां देखो, इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पे तो I को दर्शाया गया है, और y एक्सिस पे किसको दर्शाया गया है, V को। तो देखो V चेंज हो रहा है, जैसे 0.1 अगर धारा का मान है उस टाइम वोल्टेज कितनी है, 2। जब 0.2 है उस टाइम वोल्टेज कितनी है, 4। जब करंट का मान 0.3 है तो वोल्टेज कितना है, 6। तो देखो करंट भी चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। ये तो तब लगता है जब ये दोनों मान कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। 0.1 पे 2 है, 0.2 पे 4 है, 0.3 पे कितने 6 है। तो मैंने कहा था जहां चेंज का नाम आए वहां आप क्या लगाओगे, डेल। डेल का मतलब चेंज, तो डेल V का मतलब V क्या है यहाँ पे, विभवांतर, और डेल है चेंज, यानी विभवांतर में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन। देखो दिख ही रहा है, धारा कंटिन्यूअसली बदल रही है और विभवांतर भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल V/डेल I। और डेल V मैंने क्या कहा था, डेल परिवर्तन को बताता है, और परिवर्तन में हम क्या करते हैं, हमेशा अंतिम स्थिति या अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। अब किसको घटाओगे, विभवांतर को। तो क्या हो जाएगा, अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर अपॉन अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा। तो मुझे बताइए अंतिम विभवांतर, देखो विभवांतर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और धारा भी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो दोनों का ही प्रारंभिक मान तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखो अंतिम कहां तक जा रहा है, वोल्टेज कहां तक जा रही है, 6 तक, तो 6, और करंट कहां तक जा रहा है, 0.3 तक। तो क्या आ जाएगा, 6/0.3, तो क्या आ गया, 20 ओम। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 20 ओम। फॉर्मूला क्या लगाया, डेल V/डेल I। डेल V क्या होता है कि अंतिम विभवांतर में से प्रारंभिक विभवांतर माइनस कर दो, और डेल I अंतिम धारा में से क्या कर दो, प्रारंभिक धारा। तो अंतिम प्रारंभिक विभवांतर 0, अंतिम विभवांतर 6, प्रारंभिक धारा 0, अंतिम धारा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि एक पदार्थ की आकृति में अगर आप विकृति उत्पन्न करो तो उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं प्रतिरोध की बात करता हूं।
तो आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में और इस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि प्रतिरोध दो चीजों पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एक तो लेंथ पे निर्भर करता है, लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लेंथ को कम करोगे प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होता जाएगा, और एरिया घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रतिरोध विकृति पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेंथ कम कर रहे हो तो प्रतिरोध घट रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। और किस प्रकार परिवर्तित होता है वो मैं बता चुका हूं कि ये लंबाई के तो समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या था? RA/L। तो बताओ प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित करने पर परिवर्तित होगा क्या? देखो एक बार आप सोचो कि जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊं, ठीक है, मैं कर क्या रहा हूं कि मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ, आप जानते हो R समानुपाती L, तो बताओ जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो R नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ही तो R बढ़ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो बताओ लेंथ बढ़ाने का इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। इसी प्रकार अगर मैं लेंथ को कम करूं तो यहां से देखो, अगर आप लेंथ कम कर रहे हो तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर आपने लेंथ कम कर दी तो प्रतिरोध भी क्या कम हो गया? जितनी आपने लेंथ कम की उतना ही प्रतिरोध कम हो गया। तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो बताओ इस पे लेंथ का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात एरिया की देखो, तो रो बराबर क्या है फॉर्मूला? RA/L। अब मुझे बताओ ए को आप बढ़ाओ तो फॉर्मूला क्या कहता है? R समानुपाती 1/A। तो अगर ए को आप बढ़ाओगे तो उसी टाइम R क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। उसी प्रकार अगर मैं ए को कम करूं तो उसी टाइम R क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो मुझे बताओ प्रतिरोधकता लंबाई और एरिया पे डिपेंड करती है या नहीं करती? तो प्रतिरोधकता ना तो लेंथ पे डिपेंड करती ना एरिया पे करती। मैं समझा चुका हूं कि कैसे नहीं करती। तो बताओ अगर आप विकृति उत्पन्न करोगे, विकृति का मतलब आप उसकी लंबाई चेंज कर सकते हो, उसका एरिया चेंज कर सकते हो, तो बताओ इनका दोनों का इस पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसका मतलब प्रतिरोधकता कभी भी लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। अगर आपने समान आकार के पदार्थ ले रखे हैं तो और अगर आप उनकी विकृति चेंज कर रहे हो तो उनकी प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये करती है पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखिए आपने जो अभी टॉपिक पढ़ा है कि विकृति का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RBSc बोर्ड में भी पूछा गया है। तो देखिए सवाल क्या था कि x बराबर आपको 4 ओम दिया हुआ था और y बराबर दिया हुआ था 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी कर दी जाए। यानी आप लेंथ को क्या कर रहे हो? आधी कर रहे हो। तो बताइए x व y के संगत मान लिखिए। तो पहले तो आपको यह पता करना है कि ये y है क्या। तो देखो y का मात्रक क्या है? ओम × मीटर। तो बताओ ओम × मीटर किसका मात्रक होता है? अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो रो का फॉर्मूला क्या था? RA/L। R का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो रो × मीटर। बताओ किसका मात्रक है? रो का। इसका मतलब ये जो मान है वो किसका दिया हुआ है? प्रतिरोधकता का। और ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो बताओ पता चल गया आपको। x क्या है? x प्रतिरोध है, y क्या है? प्रतिरोधकता। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चालकों की लंबाई आपको आधी करनी है। तो मुझे बताओ जो प्रतिरोध होता है वो तो क्या होता है? लंबाई के समानुपाती। तो बताओ जब आप लंबाई को आधी करोगे तो प्रतिरोध भी आधा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल। तो बताओ जो x डैश की वैल्यू होगी वो क्या x/2 नहीं हो जाएगी? आधी हो जाएगी। लंबाई आप आधी कर रहे हो तो 4/2। तो x डैश का मान कितना आ जाएगा? 2 ओम। कैसे आया कि x प्रतिरोध है और प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के समानुपाती। अगर यहीं पे आप लंबाई 2 गुना करते तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाता? 2 गुना। 4 गुना करते तो कितना हो जाता? 4 गुना। इसका मतलब जो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो तो आ जाएगी 2 ओम। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है? y।
और y है क्या, प्रतिरोधकता। और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पे डिपेंड करती है ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, ये तो किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो बताओ लंबाई आदि करने का प्रतिरोधकता पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे बोलता कि एरिया डबल किया तो फर्क पड़ता, नहीं, प्रतिरोधकता पर ना तो लंबाई का फर्क पड़ता और ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का फर्क पड़ता है। तो बताइए लंबाई आदि करने पर प्रतिरोधकता में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस पे प्रभाव तभी पड़ता अगर हम पदार्थ चेंज करते। तो आप क्या बोलोगे कि y का मान उतना ही रह जाएगा, उतना ही क्यों रह जाएगा, तो y डैश की वैल्यू क्या जाएगी 48 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर, अर्थात प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित। आप नीचे लिख सकते हो क्यों रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अतः लंबाई को चाहे तो आप आधी करो चाहे दुगुनी करो, प्रतिरोधकता क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.4 ओम। तो पूछा है बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करो ना तो उसमें सबसे पहले तो आप वो लिख लिया करो जो आपको राशियां गिवन है। तो गिवन लिख लो, या हिंदी में लिखना चाहो तो आप क्या लिख लोगे कि दिया है। तो बताओ आपको क्या दिया है, एक तो विद्युत वाहक बल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। दूसरा क्या दिया हुआ आंतरिक प्रतिरोध किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, कितनी वैल्यू है 0.4 ओम। पूछा क्या अधिकतम धारा, आई का मान पूछा, वो भी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E/R प्लस आर। यहाँ पे जो R है वो प्रतिरोध है और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और E क्या है, विद्युत वाहक बल। बट आपको I ना पूछ के क्या पूछा है, I मैक्सिमम, यानी धारा का आपको अधिकतम मान पूछा है। और किसी भी वायर से अधिकतम धारा कब प्रवाहित हो सकती है, बताओ मुझे, बताओ। जो R होता है वो क्या काम करता है, R क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो अगर ये R हो ही नहीं तो फिर तो आपको मैक्सिमम धारा मिल सकती है ना, क्यों, क्योंकि धारा को रोकता कौन है, प्रतिरोध ही रोकता है। तो अधिकतम होने के लिए बताओ R का मान कितना होना चाहिए, R का मान कितना होना चाहिए, 0। जैसे सपोज दैट ये वायर है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा, वो धारा को क्या रोकेगा, वो धारा को क्या करेगा, रोकेगा। तो बट अगर मैं R का मान 0 कर दूं तो बताओ इस धारा के मार्ग में कोई अवरोध आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर इस वायर से जो बहने वाली धारा होगी वो क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो आप क्या लिखोगे कि अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो कैपिटल R है उसका मान कितना होना चाहिए, 0। वजह भी बता चुका हूं कि R क्या करता है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। तो अगर आप इसका मान 0 कर दोगे तो धारा के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो देखो I max क्या हो जाएगा, E अपॉन कैपिटल R की वैल्यू तो 0, तो 0 प्लस स्मॉल r, E अपॉन R। बताओ E का मान कितना है 12, स्मॉल r का कितना है 0.4। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 30 एम्पियर। तो ये धारा का क्या आ गया, मैक्सिमम मान। तो ध्यान रखना धारा का अगर मैक्सिमम मान पूछे तो कैपिटल R को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। तो इसको मतलब सोल्व करवाने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कि 27 डिग्री पे जो प्रतिरोध है वो कितना है, 100 ओम है। तो पूछा है कि 117 ओम होने के लिए आपको जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो चाहिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल टी का, क्या पढ़ा था कि RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 अल्फा। बताओ यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब मुझे बताओ RT2 ये क्या होगा, जो पहले दिया हुआ वो RT1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा RT2। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 और T2 की वैल्यू आपको याद करनी है जिसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए डेल T इज इक्वल टू, बताओ RT2 की मान, RT2 का मान कितना है 117। तो 117 माइनस RT1 का मान कितना है 100 अपॉन RT1 का कितना है 100। देखो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.70 into 10 की पावर -4। बताओ यही दी हुई है। तो देखो ऊपर कितना बच गया 17 अपॉन 100 into 1.17 into 10 की पावर -4। इस 10 की पावर -4 को ऊपर भेज दो तो 17 into 10 की पावर 4
अपॉन 100 इंटू 1.70। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1000। तो देखो डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो अब देखो डेल टी होता क्या है, मैंने क्या कहा था, डेल किसको बताता है, परिवर्तन को। और किस में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला हमेशा मैंने क्या कहा था, परिवर्तन हमेशा कैसे निकालोगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1000। बताओ T1 की वैल्यू कितनी है, 27। तो T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस T1, और T1 की वैल्यू कितनी है, 27। तो क्या आ गया, 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, T2 की। तो आपको क्या दिया हुआ था, T1 दिया हुआ था, RT1 दिया था, RT2 भी दिया हुआ था, बट T2 नहीं दिया हुआ था। तो आपने क्या कर दिया, T2 को सोल्व कर लिया। अब इसी प्रकार आप देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब आपको T1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। और कुछ टाइम जो प्रतिरोध है वो कितना है, मान लो कि R0 है, माना हमने कितना माना है, R0 माना है। तो अब पूछा है कि किस ताप पर, तो इसका मतलब आप T2 को नहीं पता आप कितना है, तो इसको मैं T डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं। तो RT2 का मान देखो दिया हुआ है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर प्रतिरोध आपने कितना माना है, R0। तो इस टाइम कितना हो जाएगा, इसका दुगुना। तो R0 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2R0। तो इसमें क्या दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई है, RT1 की दी हुई है, RT2 की दी हुई है, और आपको T2 का पूछा है, और साथ में आपको अल्फा भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 × 10 की पावर -3। तो अब इसमें वैल्यू रखिए, डेल टी इज इक्वल टू, बताइए RT2 का मान कितना है, 2R0 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, 4 × 10 की पावर -3। तो देखिए 2R0 में से R0 गया, तो R0 अपॉन R0 इंटू 4, 10 की पावर -3 ऊपर आ गया। तो R0 से R0 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ गया, 250 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल टी की। और डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 250। अब बताइए T1 की वैल्यू तो कितनी है, 0। तो 250 प्लस 0 तो क्या आ गया, 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबे हुए 6 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध इतना मापा गया है। तो तार के प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, तो मैंने क्या कहा था कि आपको जो राशियां गिवन हो सबसे पहले तो आप उन्हें लिखिए। तो क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, तो लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी वैल्यू दी गई है, 15 मीटर। दूसरा आपको एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। नगण्य धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध R की वैल्यू दी गई है, कितनी दी हुई है, 5 ओम। तो पूछा है प्रतिरोधकता क्या होगी, तो हम जानते हैं प्रतिरोधकता क्या होते हैं, RA/L। बताओ R की वैल्यू कितनी है, 5, A की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 की पावर -7 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, 15। तो 5 से 15 3 बार और 2 बार। तो बताइए रो का मान कितना आ गया, 2 × 10 की पावर -7। और आपको अगर मात्रक याद हो तो क्या था, ओम × मीटर। आप देखिए अगर कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें मात्रक लिखना ना भूले, क्योंकि मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रो का मान कितना आ जाएगा, 2 × 10 की पावर -7 ओम × मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इस प्रकार का कोई एक सर्किट गिवन है और पूछा है कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये तो रहा ए और ये क्या रहा बी। अब आपको इस जटिल परिपथ को सोल्व करना है। तो देखो मैं सबसे पहले इस पोर्शन को उठा रहा हूं, कौन से पोर्शन को, जिससे ये और ये। तो देखिए यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो ये एक ही तो वायर है, यहां तक एक सिंगल ही वायर है, और सिंगल वायर का है, इसका मतलब ये संयोजन कौन सा हुआ, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन का R इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो बताओ R1 + R2 नहीं होता है। तो देखिए ये R1 की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, R2 की। तो R1 कितना है 3, R2 कितना है 3। तो बताइए 3 ओम + 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम। तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, इसलिए आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। कैसे पता चला श्रेणी में, क्योंकि देखो एक सिंगल वायर से कनेक्ट है, इसलिए ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो बताइए मैं इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक तुल्य प्रतिरोध नहीं लगा सकता 6 ओम का, लगा सकते हो। तो आप इन दोनों को हटा दीजिए और इन दोनों को हटा के यहाँ पर आप क्या लगाओगे,
6 ओम का एक प्रतिरोध लगाओगे। अब मुझे बताओ ये दोनों कौन से क्रम में है? ये दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था कि 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/6 प्लस 1/6 6 लघुत्तम आ गया, 1 प्लस 1 तो 2/6। ये तो किसका मान आया? 1/r इक्विवेलेंट का मान आया है। बट आपको तो क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट। तो बताओ 6/2 यानी कितना हो गया? 3 ओम। यानी मैं इन दोनों का जब आप योग करोगे या इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 3 ओम के बराबर। तो बताइए मैं इन दोनों को हटा के 3 ओम लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है। तो यहां आप क्या लिख दोगे? 3 ओम। अब मुझे बताइए फिर यही कंडीशन कि ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हो गए तो इसको हटा के आप कितना लिख सकते हो? 6 ओम। तो इसको हटा दो और यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 6 ओम। अब बताइए ये 6 और ये 6 कौन से क्रम में? समांतर में। इनको हटा दो, तो इनको हटाओगे तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे 3 ओम। अब बताइए ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में? श्रेणी में। तो 6 हो गया। तो यहाँ फिर इनको हटा दो और इनको हटा के इसके समांतर में क्या आ जाएगा? 6 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। अब ये 6 और ये 6 कौन सा क्रम है? समांतर। तो इनको हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। अब किन्हीं भी दो का श्रेणी, तो इन दो का आप मान लो कि श्रेणी क्रम में है, तो ये कितने हो गए? 6 ओम। तो इन दोनों को हटा दो तो कितना आ गया? 6 ओम। तो कंडीशन क्या आ गई कि 6 ओम और 3 ओम इसमें है, पैरेलल में है। तो बताइए 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3 लघुत्तम कितना आ गया? 6। तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 3/6। 1/R इक्विवेलेंट का मान क्या आ गया? 3/6। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा? 6/3 यानी 2 ओम। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल दिया हुआ है जो 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था? R = E - V/I। यहाँ पे जो E है, अब पहले आप ये देख लो कि इसमें क्या क्या राशियां दी हुई है। तो मैं यहाँ इसको सोल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन पहले तो आप लिखोगे कि गिवन आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। आपको E का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.1 वोल्ट। दूसरा आपको I का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2 एम्पीयर। और आपको R का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो मुझे बताओ अगर मैं V निकालना चाहूं तो V का फॉर्मूला क्या होता है? I × R। तो 0.2 × 10, तो क्या ये 2 वोल्ट नहीं हो जाएगा? तो आपको I भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है E में से V घटाओ। तो देखिए E की वैल्यू कितनी है? 2.1। तो 2.1 माइनस V की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन I की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो यहाँ क्या आ गया? 0.1 अपॉन 0.2। तो यहाँ आ गया 0.5 ओम। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वोल्ट और 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा। तो मैंने कल लिया आपको फॉर्मूला पढ़ाया P = VI। तो यहाँ पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको P का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 वाट। V का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? P/V। P कितना है? 40। V कितना है? 220। तो आ जाएगा 0.18 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है? तो जहां मैंने आपको सेल पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है वहां इसको डिटेल से समझाया है कि जब सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है, तो मैंने आपको वहां पे दो कंडीशन बताई थी। एक तो बताया था सेल का निरावेशन और एक बताया था सेल का आवेशन। तो मैंने क्या कहा था कि जब सेल का निरावेशन होता है तो E हमेशा बड़ा होता है V से, और जब सेल का आवेशन होता है तो V हमेशा किससे बड़ा होता है? इससे। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है कि क्या किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है? तो विद्युत वाहक बल से V को अधिक करना है। तो देखो कौन सा केस पूछा है? ये पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल से V बड़ा होना चाहिए, तो V > E। कौन सी कंडीशन में है? आवेशन की। तो आप क्या बोलोगे कि जब सेल को आवेशित करते हो उस टाइम विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होता है? अधिक होता है। आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में कंटिन्यूअसली मिल रहे होंगे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।